आइडियल केस में और जो कंडक्शन एंगल होगा वो कंडक्शन एंगल आपका होगा 2 पाई, क्योंकि पूरे 2 पाई के लिए मुझे वेव मिल रही है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में कितना होगा, पिछली वीडियो की तरह पिछले लेक्चर में जो दिया था कंडक्शन एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 थीटा। लेकिन पिछली बार जो थीटा था वो साइन इनवर्स वी गामा बाई वी एम था, इस बार थीटा चेंज हो जाएगा। इस बार थीटा क्या होगा वो मैं हम चेक कर देते हैं। इसमें थीटा इस बार चेंज कैसे हो जाएगा, इसका कारण क्या है वो समझिए। क्या था इसमें प्रैक्टिकल केस में निकालूं, प्रैक्टिकली जो लोड करंट आएगी वो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस, पहले तो एक ही डायोड होता था, अब 2 डायोड है। क्या है, 2 डायोड है। एक का कटन वोल्टेज तो वी गामा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो दूसरा भी वी गामा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई पूरी कॉइल आर एस प्लस एक का आर एफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का आर एफ प्लस आर एल। आर एफ क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। इसमें 2 डायोड साथ में होते हैं, तो एक का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ है तो दूसरे का भी आर एफ होगा। एक का कट वोल्टेज वी गामा तो दूसरे का भी क्या होगा, वी गामा होगा। तो यहाँ पे आई एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 वी गामा बाई आर एस प्लस 2 आर एफ प्लस आर एल। तो इस वेव फॉर्म को मैं सर्किट को ही मैं हटा देता हूँ, सर्किट की जरूरत नहीं है। देखिए तो इस वेव की लोड करंट की जो वैल्यू होगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 वी गामा बाई आर एस प्लस 2 आर एफ प्लस आर एफ। हम जानते हैं हम जानते हैं कि आई एल जो होती है 0 होती है रिवर्स वाइस में। जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं पाई टू 2 पाई तो उसमें आपकी क्या है, ठीक है, जब लोड करंट आपकी 0 हो जाती है, एक सेकेंड, 0 एक्चुअली क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब डायोड मेरा आइडियल केस में होता है तो कंडक्शन एंगल 2 पाई होता है, फाई इक्वल टू 2 पाई। और जब डायोड मेरा प्रैक्टिकल केस में आइडियल ही है, और जब डायोड मेरा प्रैक्टिकल होता है तो 2 पाई माइनस 4 थीटा कंडक्शन एंगल। और थीटा वो वैल्यू है जितने एंगल के लिए वेव मेरी कंडक्ट नहीं कर रही है। तो उस थीटा की वैल्यू मैंने पिछली बार कैसे निकाली थी, पिछली बार मैंने ऐसे निकाली थी तो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी गामा इक्वल टू 0, यहाँ से ऐसे आया था। लेकिन इस बार में कैसे आएगा, लोड करंट को मैं 0 कर दूंगा तो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 वी गामा इक्वल टू 0। तो वी एम, तो यहाँ से आपका वी एम साइन ओमेगा टी माइनस इक्वल टू 2 वी गामा है ना। तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा आपका 2 वी गामा बाई वी एम। तो ओमेगा टी को मैं लेता हूँ थीटा लेता हूँ, तो साइन थीटा मेरा हो जाएगा 2 वी गामा बाई वी एम। तो यहाँ से थीटा मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 वी गामा बाई वी एम। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर थीटा आपका बदल जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में साइन इनवर्स वी गामा बाई वी एम रहता है, सेंटर कट के केस में भी वी गामा बाई वी एम रहता है। लेकिन यहाँ पे एक साइड में 2 डायोड हो रहे हैं तो दोनों का कटन वोल्टेज कंसीडर होगा, इसीलिए यहाँ पर थीटा जो होता है साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ वी गामा बाई वी एम होता है। यानी अब अगर कंडक्शन एंगल निकालूं तो आपका फाई हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 और साइन इनवर्स 2 वी गामा बाई वी एम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एक 2 पाई टाइम पीरियड में एक साइकिल पूरा कर रहा है और यहाँ पे उतने ही टाइम में, और ये क्या कर रहा है, ये 2 साइकिल पूरे कर रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी इसकी डबल है,
रिपल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी एफ है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो कंडक्शन एंगल समझ में आ गया, वेव फॉर्म आइडियल केस में समझ में आ गई, थीटा समझ में आ गया। अच्छा, और सर्किट का ऑपरेशन समझ में आ गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। इस बार मैं क्या करूँगा, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, है ना। तो इस बार मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, केवल इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा। तो एफिशिएंसी निकालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, कितने कितने इसके आते हैं। तो वेव फॉर्म इसकी बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे सेंटर टेम्परेचर में आएगी, इवन इसकी आरएमएस वैल्यू भी वही आएगी जो कि सेंटर टेम्परेचर में आती है। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसी वेव फॉर्म होगी वैसा ही उसका आरएमएस वैल्यू होगा। आरएमएस वैल्यू हो या डीसी वैल्यू हो, वो वेव फॉर्म की शेप पर डिपेंड करती है। तो सेंटर टेम्परेचर का जो शेप आ रहा था बिल्कुल ऐसा ही शेप ब्रिज रेक्टिफायर का आ रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि इसके सारे टर्म्स वही आएंगे जो कि मेरे सेंटर टेम्परेचर के आए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चाहे वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो, चाहे एवरेज डीसी वैल्यू हो, चाहे फॉर्म फैक्टर हो, चाहे रिपल फैक्टर हो, चाहे एफिशिएंसी हो, एवरीथिंग विल रिमेन सेम बिकॉज द वेव फॉर्म वी ऑब्टेन इन द सेंटर टेम्परेचर इज एज सेम एज इन ब्रिज रेक्टिफायर। यानी ब्रिज रेक्टिफायर की वेव फॉर्म बिल्कुल वही आ रही है जो मुझे सेंटर टेम्परेचर की आ रही है। इसीलिए इसके जितने फैक्टर्स मैं कैलकुलेशन करूंगा वो सब सेम आएंगे, इसलिए डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में करा दिया है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला उसका लिख दूंगा। तो देखिए इसका वीआरएमएस वैल्यू कितना आता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले वीआरएमएस Vm/√2 ही आता है। IRMS Im/√2 ही आता है। V एवरेज या VDC वैल्यू इसकी 2Vm/π ही आती है। I एवरेज या IDC वैल्यू इसकी 2Im/π ही आती है। इसके अलावा इसका जो फॉर्म फैक्टर आता है, फॉर्म फैक्टर वो भी 1.11 आता है। इसका रिपल फैक्टर जो आता है, रिपल फैक्टर वो भी सेम ही आएगा 0.48। इसका जो क्रेस्ट फैक्टर आता है, क्रेस्ट फैक्टर वो भी सेम ही आता है, √2 आता है। इसकी जो एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी वो भी इसकी 81.2% आती है। यानी 100 में से 81.2 निकाल दो, इतना पावर डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। बाकी पावर जो है, वोल्टेज जो करंट जो 18% के आसपास, वो आपका अभी भी एसी की फॉर्म में आउटपुट है, रिपल्स की फॉर्म में है, जैसे हम फिल्टर यूज करके हटा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो गया। अच्छा, इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर चेंज हो जाता है। इसका जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं TUF, वो इसका 0.812 आता है। यानी इस बार ट्रांसफार्मर का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है, वो बढ़ गया, जो कि अच्छी बात है ना। और ट्रांसफार्मर का साइज भी रिड्यूस हो गया, लेकिन यूटिलाइजेशन बढ़ गया, दोनों अच्छी है। ये सब हो गया। ये फैक्टर हम निकाल लिए जो सेंटर टेम्परेचर की तरह सारी की सारी वैल्यू में। अब इसके लिए हम क्या निकालना बाकी रह गया, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर्व बनाते हैं। ट्रांसफर कर्व का मतलब सेम क्वांटिटी के बीच में जब हम कर्व ड्रा करते हैं, जैसे वोल्टेज के बीच में या करंट के बीच में, तो उसको ट्रांसफर कर्व कहते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज और कितना इनपुट अप्लाई किया था उसके बीच में, आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में, दोनों में हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करके देखेंगे। तो देखिए क्या आता है। ट्रांसफर कर्व,
ट्रांसफर कर। तो ट्रांसफर कर्व निकालने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँ, लोड करंट निकालूंगा। और लोड करंट मेरी आएगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 वी गामा बाई आर एस प्लस 2 आर एफ प्लस आर एल। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से मेरा वी नॉट आ जाएगा आई एल इंटू आर एल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आर एल बाई आर एस प्लस 2 आर एफ प्लस आर एल माइनस 2 वी गामा सबट्रैक्ट कर लिया इंटू आर एल बाई आर एस प्लस 2 आर एफ प्लस आर एल। तो मान के चलो आप वी एन साइन ओमेगा टी आपका वी आई होता है, तो वी नॉट आपका हो जाएगा वी आई इंटू आर एल बाई आर एस प्लस 2 आर एफ प्लस आर एल, ठीक है, माइनस 2 वी गामा इंटू आर एल बाई आर एस प्लस 2 आर एफ प्लस आर एल। तो ये कंडीशन अगर स्लोप है इसका, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वी आई को मैं x मान लूँ, वी नॉट को मैं y मान लूँ, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया कि नहीं हो गया, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अगर कांस्टेंट जीरो होता है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, अगर जीरो नहीं है तो इस कांस्टेंट के पास होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ये है, तो जब तक मुझे 2 वी गामा वोल्टेज नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका ये प्रैक्टिकल केस है, ये क्या है, प्रैक्टिकल केस है, प्रैक्टिकल केस है। तो इसका जो कर्व बनेगा वैसे बनेगा, ये वी नोट है, ये माइनस का वी आई है और ये प्लस का वी आई है। तो जब तक मुझे वी गामा 2 माइनस प्लस के 2 वी गामा नहीं मिल जाएगा तब तक आउटपुट जीरो रहेगा। उसके बाद में वी नॉट इक्वल टू वी आई मुझे मिल जाएगा स्लोप के बराबर, और ये इंक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब तक मुझे माइनस 2 वी गामा नहीं मिल जाएगा तब तक आउटपुट जीरो रहेगा। उसके बाद में ये वी नॉट इक्वल टू वी आई की फॉर्म में बढ़ेगा, ये डिक्रीजिंग स्लोप होगा नेगेटिव में। यहाँ पे जो स्लोप आएगा उसको मोड में निकालूंगा, वो लेस देन 1 होगा, और इसका जो स्लोप आएगा उसका मोड निकालूंगा, वो भी लेस देन होगा, ठीक है। और स्लोप का दोनों का वैल्यू जो होगा वो आपका होगा ये वाला आर एल बाई आर एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर एफ प्लस आर एल। ओबियस सी बात है, ऊपर स्मॉल क्वांटिटी है, नीचे लार्जर क्वांटिटी है, बिगर क्वांटिटी है, तो ये लेस देन 1 होगा, इसीलिए इसका स्लोप क्या होता है, लेस देन 1 होता है। दोनों मैंने बता दिया। ये प्रैक्टिकल केस था। अब आइडियल केस में कैसे करते हैं, आइडियल केस देख लीजिए। आइडियल केस में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप करते हैं, तो इसी प्रैक्टिकल केस को मैं आइडियल बना दूँ। अगर मैं इसको आइडियल केस कर दूँ तो आइडियल केस में कर्व कैसा आता है, देखिए आइडियल केस, यहाँ पे वी गामा की जगह पे जीरो हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा जीरो पे, ठीक है, और आर एस हट जाएगा, आर एफ भी हट जाएगा, केवल आर एल मिलेगा मुझे, ठीक है। तो वी नॉट हो जाएगा आई एल इंटू आर एल, और वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपका वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये वी आई होता है, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। वी आई माइनस वी आई, ये वी नॉट, इसका स्लोप जो होगा वो +1 मिलेगा, और इसका जो स्लोप होगा 9 सेंट, ठीक है। तो ये आइडियल कर्व हो गया ट्रांसफर कर, और प्रैक्टिकल ट्रांसफर कर हो गया, इसका स्लोप इतना, इसका स्लोप इतना है। अब ब्रिज रेक्टिफायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अरे उसी के लिए तो ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ते हैं, अदरवाइज ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि सेंटर टैप रेक्टिफायर में अब पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो पीक इनवर्स वोल्टेज को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा। तो एफिशिएंसी वगैरह सब तो सेम ही आ रहा है, वेव फॉर्म सेम आ रही है,
सारी वैल्यू सेम आ रही है, कुछ भी तो नहीं बदला, केवल एक कट इन वोल्टेज की वजह से स्लोप चेंज हो गया लाइन का, है ना, 2 डायोड और एक बाद में। तो पी आई भी इसमें कम होता है, कितना कम होता है देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज रेक्टिफायर का जो पॉइंट है वो यही है कि इसका पी आई भी कम होता है। तो कैसे कम होता है और कितना कम होता है ये हमको देखना है। पी आई भी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, पी आई भी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज भी इसको कहते हैं। ये होता है जब डायोड रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है तो उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं, ये कम होना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव में ऑपरेशन मेरा ना चले, मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वही उसी तरह से सर्किट बनाते हैं जैसे मैंने बनाया था। ठीक है, अब मैं कुछ भी ले लूँ, फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे साइनसॉइडल वेव अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट वेव Vp इसका वैल्यू है Vi इक्वल टू Vp sin ओमेगा t, यहाँ पे ये बन जाती है Vm sin ओमेगा t। तो इसको या तो पॉजिटिव साइकिल के केस में कंसीडर कर लो या नेगेटिव साइकिल के केस में कंसीडर कर लो। हमको केवल उन डायोड से मतलब है जो रिवर्स में ऑपरेट हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज से मतलब नहीं है, क्योंकि जो डायोड रिवर्स में होता है तभी Pi भी आता है। तो यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले ली पॉजिटिव साइकिल में, तो प्लस लेने से क्या होगा, प्लस लेने से मेरा D1 ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी इसकी जगह पर मैं क्या कर दूँ, एक शॉर्ट सर्किट डायोड यूज करूँ। नेगेटिव यहाँ पे है तो D3 मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है, D3 मेरा ऑन हो गया। अच्छा, ये D2 मेरा ऑफ हो जाएगा रिवर्स वाइज, ये क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस डायोड को ऐसे ही रखता हूँ और इसको भी ऐसे रखता हूँ। देखिए पीआईवी कैसे निकालते हैं, बहुत टिपिकल होता है पीआईवी निकालना, पीआईवी समझ में नहीं आता, डायरेक्ट रखने से काम नहीं चलता है। पीआईवी कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको पॉइंट नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो बनाता हूँ सर्किट में कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात है कि ये शॉर्ट वायर है तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब 1 और 2 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ड्रॉप नहीं हो रहा, शॉर्ट वायर है तो 2 और 1 एक ही हो जाएंगे। मैं देखता हूँ 2 और 1 एक ही हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 और 4 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वायर शॉर्ट है, रेजिस्टेंस 0 है, तो 3 और 4 पॉइंट एक ही हो जाएंगे, है ना। अब देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 और 1 को इकट्ठा कर देता हूँ। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 को एक जगह रख देता हूँ और 2, 1, 3, 4 के बीच में क्या है, एक डायोड है जिसका नेगेटिव 2 1 की तरफ है। 2 और 1 के बीच में क्या है, एक डायोड है जिसका नेगेटिव टर्मिनल 2 1 की तरफ है और पॉजिटिव टर्मिनल P की तरफ है, ठीक है। Pn लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। इसके बाद में देखिए, ठीक है, 3 और 4। अच्छा, अब देखिए 4 और 1, 4 और 1 के बीच में एक डायोड है, 4 और 1 के बीच में एक डायोड है, यानी मैं क्या करता हूँ, ये 4 है और
और 1 है। इसके बीच में एक डायोड है जिसका 4 की तरफ पॉजिटिव है, 4 की तरफ पॉजिटिव है और 1 की तरफ है नेगेटिव है। ठीक है, 4 की तरफ पॉजिटिव, 1 की तरफ है नेगेटिव। ठीक ठीक है। अब 2 और 4 के बीच में लोड रेजिस्टेंस है 2 और 4 के बीच में। मैं क्या करूँगा, तो ये पॉइंट भी तो 2 हो जाएगा और ये पॉइंट भी 4 हो जाएगा। 2 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो होती है, प्लस माइनस, यानी 2 की तरफ प्लस और 4 की तरफ माइनस। तो इसका जो वोल्टेज है कितना है, V0 है। ये V0 मुझे निकालना है। अब देखिए 1 और 4 के बीच में जो डायोड है, 1 और 4 के बीच में, वहां पे मैं नेगेटिव का प्लस दे रहा हूँ। 1 और 4 के बीच में डायोड है, नेगेटिव का प्लस दे रहा हूँ, प्लस का माइनस दे रहा हूँ। तभी तो ये रिवर्स रिवर्स हो रहा है। इसी तरह से 2 और 4 हो गया 1, इन दोनों के बीच में 2 और 4 तो मैंने कर लिया एक सेकंड। ये मैंने डायोड लिया 1 और 4, मेरे को 2 और 3, 2 और 3 के बीच में क्या है, एक डायोड है, मैंने लगा लिया ऊपर वाला 2 और 3 के बीच में, और जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ नेगेटिव दे रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड कितना है, Vm sin ओमेगा t, और sin ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, +1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vm हो जाएगी। तो यहाँ पे भी Vm, यहाँ पे भी Vm, तीनों ब्रांच पैरेलल में, और द 3 branches are in parallel। तीनों ब्रांच पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। We know that voltage remain same या constant in parallel connection। पैरेलल कनेक्शन यानी इसके अक्रॉस अगर Vm है, इसके अक्रॉस में है, तो इसके अक्रॉस ही Vm हो जाएगा। यानी टोटल सर्किट का जो PIV जो V0 है वो आपका आएगा, P कन्वर्स वोल्टेज आपका आएगा V। यानी सेंटर टैप के केस में कितना था, सेंटर टैप के केस में ये आपका 2Vm था और यहाँ पे Vm मिला था। तो सेंटर टैप का जो ड्रॉबैक था वो हमने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर हमने पूरा खत्म कर दिया। ब्रिज रेक्टिफायर का आपका पूरा रेक्टिफायर खत्म हो गया। अब ब्रिज रेक्टिफायर के एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज क्या है, PIV निकालना बहुत टिपिकल होता है, तो इसलिए PIV पे हमें ध्यान देना है। मैंने हर बार आपको PIV निकालना सिखाया है, हर वीडियो में कितना रेक्टिफायर मैंने पढ़ाया है। तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि इसका PIV Vm जो कि सेंटर टैप 2Vm था। दूसरा एडवांटेज का ये है, मैं लिखूंगा नहीं, तुम सुन लीजिए, कि सेकेंडरी कॉइल जो थी ट्रांसफार्मर की, उसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ऊपर भी नीचे भी, बाई डायरेक्शनल। यानी इसमें DC कंपोनेंट 0 है, और जब ट्रांसफार्मर की कॉइल में DC कंपोनेंट 0 होता है तो उसमें लॉसेस क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। यानी लॉसेस आर वेरी वेरी लो, यानी इसमें जो लॉस होते हैं बहुत बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ज़्यादा हम उसको लेकर चलते नहीं हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, दूसरा इसका एडवांटेज है कि ट्रांसफार्मर साइज इज रिड्यूस्ड। लिखिए, ट्रांसफार्मर साइज
इज रिड्यूस। तो पीआईडी कम है, लॉसेस बहुत कम है, ट्रांसफार्मर का साइज रिड्यूस हो जा रहा है। और लिख सकते हैं हम कि चौथा पॉइंट इसका एडवांटेज हो सकता है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर हायर रेटिंग। यानी ब्रिज रेक्टिफायर हायर रेटिंग के लिए यूज होता है और सेंटर टेप रेक्टिफायर जो होता है वो लोअर रेटिंग के लिए यूज होता है। पांचवा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट सप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई AC voltage directly to the bridge। यानी ब्रिज पे डायरेक्ट मैं AC वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। ये इस सबके एडवांटेज हैं, ठीक है। और पीक इनवर्स वोल्टेज कम हो जाता है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आज हमने ब्रिज रेक्टिफायर पूरा ओवर कर लिया, सेंटर टेप रेक्टिफायर ओवर पूरा कंप्लीट हो ही गया है, हाफ वे हो ही गया है। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर के में हमने रेक्टिफायर पूरा खत्म कर दिया। वर्क एजुकेशन का जो अप्रैल मंथ का जो रेक्टिफायर का सिलेबस होता है 12th क्लास के बच्चों के लिए, 1 से 11th का इसमें कोई रोल नहीं है। 12th क्लास के बच्चों का रेक्टिफायर सर्किट पूरा हो गया। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, और बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने और साथियों को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, जिससे कि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। और ये वीडियो मैं कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा। और कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल हम 10th और 11th दोनों का कंबाइंड लेक्चर में लूँगा, जिसमें मैं रेजिस्टेंस और उसके कनेक्शन के बारे में पढ़ूंगा। रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस के सीरीज और पहला कनेक्शन क्या होते हैं। उसके बाद में फिर मैं उसकी कलर कोडिंग रेजिस्टेंस की पढ़ूंगा। और फिर 10th के लिए इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो डाउट कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। आज रेक्टिफायर आपका ओवर हो गया। रेक्टिफायर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।